हेलो फ्रेंड्स, मैं माही प्रजापत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों अपन ने कल परसों जो पढ़ी थी स्लाइड्स, उसमें जो पाठ थे वो राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित थे। और आज अपन इस राजस्थान के लोक देवताओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो है इस राजस्थान के पंचपीरों का अपन अच्छी तरह जानेंगे। ये राजस्थान के जो पंचपीर है, जैसे ये संपूर्ण जो दोहा है, ये राजस्थान के पंचपीरों का है। इसका है राजस्थान के पंचपीरों का। मैं एक एक करके आपको संपूर्ण पंचपीर और जो राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट जितने भी लोग देवता हैं उन सभी की जानकारी एक एक करके दूंगा। थोड़ी आज आवाज में प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन देखिए एक एक करके राजस्थान के पंचपीर की स्लाइड में देखिए। राजस्थान के जो पंचपीर है, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। पाबूजी, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारो गोगा जी ये हा। कि हे पाबूजी महाराज, हे हड़बू जी, रामदेव जी और जो है पाबूजी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी, आपसे हर्ष किसके साथ, गोगा जी के साथ हमारे घर पधारिए और हमारे काज को जो है सुधारिए, हमारा जो सफल कीजिए उस काज को। इसी श्रृंखला में अपन आगे पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक देवता जो सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है, उनका नाम है राजस्थान के लोक देवता सबसे प्रसिद्धों में माने जाते हैं वो पाबूजी राठौड़। दोस्तों पाबूजी राठौड़ की मैंने पूरी स्लाइड्स आपको पीछे दिखा रखी है। देखिए पूरे पाबूजी राठौड़ की पूरी स्लाइड्स मैंने आपको पीछे दिखा रही है, टोटली स्लाइड मैंने पीछे दिखा रखी है और एक नंबर तरीके से, एक शानदार तरीके से मैंने इसको लिख रखा है, उसको अच्छी तरह देखिए। इसका मैं धीरे धीरे जो आपको पूरे अच्छी तरह एनालिसिस करके इसको समझा दूंगा, तो आपको संपूर्ण जो पाबूजी राठौड़ है वो समझ में आ जाएगी। देखिए इधर जो पाबूजी राठौड़ है, पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है, सबसे पहली बात तो पाबूजी राठौड़ किस वंश से, तो राठौड़ वंश है। अब राठौड़ वंश में कहा तो याद रखना, पाबूजी राठौड़ मारवाड़ के शासक थे। एक रावसिया, क्या नाम था, रावसिया। और उस रावसिया का पुत्र हुआ था रावास्तान, उसका एक वंशज था रावास्तान। रावास्तान के दो पुत्र हुए, धुवर और धांधल जी। रावास्तान के दो पुत्र हुए थे, एक तो धुवर जी और एक धांधल जी। याद रखना धुवर जी तो मारवाड़ में रहते, लेकिन धांधल जी राठौड़ को कहाँ की जागीर दे दी, इस कोलूमंडी की जागीर दे दी। कहाँ की, कोलूमंड फलोदी की जागीर दे दी। और धांधल जी राठौड़ यहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे क्या होता है, पाबूजी जो धांधल जी राठौड़ थे ये जवान हुए, जब उनकी शादी हुई तो शादी के बारे में कहानी है दोस्तों, मैं शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझा देता हूँ। राजस्थान में धांधल जी राठौड़ की कहानी ऐसी थी कि धांधल जी राठौड़ जो फलोदी के शासक हुआ करते, कोलूमंड के शासक हुआ करते थे, इनके समय क्या हुआ, कोलूमंड में जो है एक सबसे बड़ी समस्या थी और वो समस्या थी गायों की और घोड़ी की। एक घोड़ी थी दोस्तों, तो वो क्या करती, रोज की रोज आती और जो है पाबूजी इस धांधल जी राठौड़ के जो इसका संपूर्ण जो रकबा है जिसमें ये रहते थे, उस संपूर्ण क्षेत्र में आने वाले जो क्षेत्र थे, उस क्षेत्र में क्या करती, वो जो घोड़ी थी वो रोज नुकसान करके चले जाती। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि सभी जो वहाँ के किसान थे वो सभी फरियाद लेकर के इस धांधल जी राठौड़ के पास आए और राठौड़ जी से कहा कि धांधल जी हम बहुत ज्यादा परेशान है। किससे परेशान है, कि हम परेशान है, एक घोड़ी आती है और हमारी फसल को खा के निकल जाती है, नुकसान कर देती है, चारों तरफ घूमती है, इधर उधर घूमती है, उससे नुकसान भी होता है। तो धांधल जी ने कहा कि तुमसे घोड़ी कवर में नहीं हो, तुम क्या कर सकते हो। तो धांधल जी से कहा किसानों ने कि ऐसा है, आप कल आइए और उसको देखिए। ऐसा कहते धांधल जी राठौड़ मॉर्निंग तैयार हुए और तैयार होने के बाद में घोड़े पर बैठे और निकल लिए घोड़ी के पीछे। जब गांव के बाहर गए, खेतों पर जाके देखा तो वास्तव में घोड़ी थी और वो घोड़ी जो है उस खेत के चारों तरफ घूमती तो फसल को बर्बाद कर देती। इस बात को पता जब धांधल जी को चला तो धांधल जी राठौड़ ऐसा कहते हैं उसके पीछे हो लिए। लेकिन चलते चलते एक जगह ऐसा जंगल आया, बहुत भयंकर भयानक जो है भयावान जंगल था। अभी तो चारों तरफ जंगल ही जंगल और कुछ नहीं था। तो देखते ही देखते उस घोड़ी ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और घोड़ी ने स्त्री का रूप धारण करके कहा कि ऐसा है धांधल जी, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं एक अप्सरा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। धांधल जी ने कहा भाई ठीक है, आप मेरे से शादी करना चाहते हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मैं भी पसंद हूँ, क्योंकि जो वो स्त्री थी वो एकदम सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। तो धांधल जी ने भी सोचा कि चलो अपनी शादी वैसे हुई भी नहीं तो अपन क्या कर लेते, शादी कर लेते हैं। और इस शादी की एक शर्त रखी गई। शर्त ये थी, कमला दे ने एक शर्त रखी, उस स्त्री का नाम था कमला दे। और उस कमला दे ने कहा कि मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है, तो धांधल जी से कहा कि ऐसा है, जब भी आप मेरे महल में प्रवेश करोगे तो आपको खांसना होगा, जैसे आपके घरों में भी होता है। अगर बड़ी छोटी बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो आज भी गाँवों में ये रीत चली आई है कि बड़ा अगर उनसे कोई व्यक्ति अंदर आएगा तो वो
खांस के आएगा या खकारा कुछ भी संकेत करके आएगा, तो इसी प्रकार की शर्त इस कमला ने इससे रख दी दांदल जी। दांदल जी ने कहा इतनी सुंदर स्त्री है, आप लोग क्या जा रहा है, अच्छी बात है, तो उसने हाँ कर दिया। और जो है जब उसने हाँ किया तो शादी हो जाती है। कुछ समय बाद जो है टाइम निकलता जाता है। उसी बीच इनके एक पुत्री होती है और उस पुत्री का नाम था दोस्तों पेमल। क्या नाम था, पेमल। अभी अपन बाबूजी राठौड़ को नहीं पढ़ रहे, अभी बाबूजी राठौड़ के पिताजी धांधल जी को पढ़ रहे हैं। पुत्री होती है पेमल जी, जिसका दूसरा नाम था सोनबाई, और एक पुत्र होता है बूढ़ो जी। और बूढ़ो जी इनके एक पुत्र हुआ, उसके कुछ समय बाद में बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ, जिसे अपन पढ़ेंगे। और ये वही बाबूजी राठौड़ है जिसे इतिहास में राजस्थान का लोक देवता, राजस्थान के पंचवीरों के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी कुछ ऐसी घटित हो जाती है कि कमला देवी जो है बीच में चली जाती है। ऐसा कहते हैं बाबूजी बहुत छोटे थे। एक दिन क्या होता है, दांदल जी कहीं से हारे थके आ रहे थे, उनको पता नहीं था, वो जो है सारा करना भूल गए और महल में डायरेक्ट प्रवेश कर लिया। देखते ही देखते देखा कि जो है कमला देवी जो वहां पर नहीं थी और वहां पर थी एक शेरनी, और शेरनी जो है बाबूजी राठौड़ को दूध पिला रही थी। जब बाबूजी राठौड़ को शेरनी दूध पिला रही थी तो जो धांधल जी राठौड़ हक्के वक्के रह गए। दांदल जी ने कहा कि ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो बाबूजी राठौड़ को मार देगी। लेकिन देखते ही देखते उस स्त्री ने एक जो है उस शेरनी ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और कहा कि ऐसा है, आपने मेरी बातों का उल्लंघन किया है। मैंने आपसे कहा था जब भी आप मेरे महल में प्रवेश करोगे आपको खांसना होगा, और खांसना या फिर कोई भी इशारा करना होगा। लेकिन बाबूजी राठौड़ जो है छोटे से थे, इधर धांधल जी की टेंशन थी। धांधल जी ने देखा पर कमला देवी भी कह दिया कि ऐसा है, आपने मेरी बातों का उल्लंघन किया है, मैं एक अफसर हूं, मेरे को जाना होगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं बाबूजी राठौड़ को और खिलाऊं और जो है इसके साथ बाल मनुहार करूं, लेकिन अभी आपने मेरी बातों का उल्लंघन किया है तो मेरे को आज जाना होगा। और ऐसा कहते हैं। उसी बीच कमला देवी ने एक शर्त जरूर दी कि ऐसा है, अभी ये बच्चा बालक है, लेकिन मैं एक गांव है बिगनिया गांव बाड़मेर में, वहां पर एक माता है, उस माता का नाम है देवलचारिणी। कौन सा गांव है? गांव है बाड़मेर, और बाड़मेर में गांव है और उस गांव का नाम है बिगनिया गांव। कौन सा? बिगनियाई गांव। कौन सा गांव है? बिगनियाई गांव। वहां पर एक स्त्री है, उस स्त्री का नाम है मादेवलचारिणी। इस मादेवलचारिणी के यहाँ मैं घोड़े के रूप में जन्म लूंगी, कैसे घोड़ी के रूप में जन्म लूंगी, और मेरी इच्छा है कि मेरा जो पुत्र है वो शादी करने जाए तो मेरे ऊपर बैठ करके तोरण मारे। धांधल जी ने कहा ठीक है, अब आप जाओगे तो ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, और जो है बाबूजी राठौड़ जब बड़े होंगे तो मैं इसकी शादी करूंगा, और शादी जब करेंगे तो इसी केसर कालमी घोड़ी पर, किस पर? केसर कालमी घोड़ी पर बैठकर ये तोरण मारेगा। और इतना कहकर के जो ये कमला देवी है तो क्या हो जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है, और जो है वहीं पर ये तो इनकी क्रिया तो समाप्त। और यानी सीधा हिसाब में आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाबूजी राठौड़ की जो घोड़ी थी वो कौन थी? केसर कालमी। इस घोड़ी से भी जुड़ा हुआ एक बहुत खतरनाक वाक्य है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपन किस बात है बाबूजी राठौड़ पर। ये बाबूजी राठौड़ ऊपर देखिए, ये वही बाबूजी राठौड़ है जिनका जन्म कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में हुआ। कहां पर हुआ? कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में हुआ, ठीक है। और इनका देहांत डेहचू ग्राम जोधपुर में होगा। लेकिन इसकी कहानी को लास्ट में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे ये सिर्फ ये देखना है कि इनका देहांत डेहचू ग्राम जोधपुर में होगा। आगे चलते हैं तो बाबूजी राठौड़ बड़े हुए, और बड़े हुए जिनके गुरु बने, और गुरु का नाम था समर्थ भारती। क्या नाम था? समर्थ भारती। क्या नाम था? समर्थ भारती। याद रखना दोस्तों, गुरु आज से पूछे जाते हैं। बाबूजी के गुरु का नाम था समर्थ भारती। लेकिन जिसने भी डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने भी डीपी आचार्य एजुकेशन टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी से फॉलो कर ले। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़े ताकि आपको ऐसे फैक्ट आपको देखने को मिले। इंस्टाग्राम आईडी मेरी महावीर प्रजापति 9638 है, इससे जरूर जुड़े, ठीक है। आगे देखते हैं पर तो इस बाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो हुआ था 1239 और देहांत हुआ था 1297। लेकिन इस बाबूजी राठौड़ के बारे में एक कहावत है, एक व्यक्ति थे, उसका नाम था मोहम्मद नैन जी। दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था मोरजी आसिया। इन दोनों ने कहा कि बाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो कोल्लू मंडल में नहीं होकर के इनका जन्म हुआ था जूना खेड़ा, और जूना खेड़ा पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। इस बाड़मेर में बाबूजी राठौड़ का जो है जन्म हुआ था। बाड़मेर के गांव है, गांव का नाम है जूना खेड़ा। इस जूना खेड़ा बाड़मेर का जन्म हुआ था। ये 10वीं क्लास में भी शायद देखना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनके अनुसार, इसके मोहम्मद नैन सिंह और जो है मोरजी आसिया के अनुसार बताया जाता है इनका जन्म कहाँ होगा? जूना खेड़ा बाड़मेर में होगा। आगे चलते हैं तो बाबूजी राठौड़ की पत्नी, और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी जो है कहाँ की थी? अमरपुर पाकिस्तान
पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान में एक शासक था जिसका नाम था दोस्तों सूरजमल सोडा। किस? सूरजमल सोडा। और इस सूरजमल सोडा की पुत्री की इसका नाम था फूलमदे, जिसे इतिहास में सूर्यार्दे के नाम से जानते हैं। और ये वही सूर्यार्दे हैं जिसे अपन सूर्पणखा का अवतार भी मानते हैं। इसकी भी मैं छोटी सी कहानी बता देता हूँ। ऐसा कहते हैं कि बाबूजी राठौड़ जो लक्ष्मण के अवतार है और सूर्यार्दे जो सूर्पणखा का अवतार है, इनकी मुलाकात हुई थी श्रीलंका में। और उसी टाइम पे इस सूर्पणखा ने लक्ष्मण से कहा कि मेरे से शादी कर लो, लेकिन लक्ष्मण ने उस टाइम पे मना कर दिया और कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं जिस काम से आया हूँ मैं वही काम करूंगा। और ऐसा कहते हैं इससे लक्ष्मण जी ने इसकी नाक भी काटी थी वहां पर, लेकिन इसने भी कसम खा ली कि मैं तेरे से शादी करके तो रहूंगी। और अंत में लक्ष्मण का अवतार यानी बाबूजी राठौड़ या लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कलयुग में एक बार जन्म लूंगा और उस टाइम पे आप मेरे से शादी करोगी। तो उनकी जो कहानी थी वो यहाँ के लिए थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पर तो जो है ये वही बाबूजी राठौड़ है, ये वही बाबूजी राठौड़ है जिसे कई उपनामों से भी जाना जाता है। उसको क्या कई उपनामों से भी जाना जाता है। बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है ऊंटों के देवता, बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है गौरक्षक देवता, बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है फ्लैग के देवता, बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है राल फाड़ का देवता। किसका? राल फाड़ का देवता। ये वही बाबूजी राठौड़ है राजस्थान में जो ऊंट और सांड लाने का श्रेय पाकिस्तान में इनको जाता है। ऐसा कहते हैं सबसे पहले ऊंट और सांड लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी राठौड़ को जाता है, जिसने अपनी बहन, जिसने किसको? अपनी बहन सोनबाई को जो है 5 ऊंट और सांड भी दिए थे। आगे चलते हैं तो देखते हैं इसकी जो बहन थी सोनबाई अपनी प्रेमल का विवाह हो जाता है किसके साथ? जायल नागौर के जिंदराव खिलजी के साथ। किसके साथ? जायल नागौर के जिंदराव खिलजी के साथ। इसके बहुत शानदार कहानी को मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे देखिए, बूढ़ो जी का विवाह भी अपन कर देंगे किसके साथ? गिरनार की राजकुमारी जिसका नाम था केसर। और इस केसर और जो है बूढ़ो जी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। केसर और बूढ़ो जी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र का नाम जो है कहीं पर इसको गोरखनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरखनाथ। कहीं पर इसको बालकनाथ बोलते हैं। ठीक है ना, अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग, कहीं पर इसको बालकनाथ, लेकिन मेरे अनुसार इसको अपना रूपनाथ के नाम से जाने। किस नाम से? रूपनाथ के नाम से। ठीक है, बूढ़ो जी और केसर का एक पुत्र इसको क्या कहते हैं? अपना रूपनाथ। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राजस्थान में चाचा भतीजा की जोड़ी है। राजस्थान में ऐसे लोग देखा जो जिनकी चाचा और भतीजा की एक जोड़ी है, वो जोड़ी कौन सी है? बाबूजी राठौड़ और रूपनाथ। किसकी? बाबूजी राठौड़ और रूपनाथ की। अब सुनो कहानी। जिंदराव खिलजी, जायल नागौर के जिंदराव खिलजी और बाबूजी के बीच में एक घोड़ी थी जिसका क्या नाम बताया मैंने आपको? केसर काल। इस घोड़ी को लेकर के इनके बीच में जंग छिड़ी थी। इसका कारण यह था कि जिंदराव खिलजी भी चाहते थे कि केसर काल में मुझे मिले। और ऐसा कहते हैं जिंदराव खिलजी इस केसर काल में घोड़ी को लेने के लिए किसके पास? ये देवल चारणी के पास। लेकिन देवल चारणी ने यह कहकर मना कर दिया कि ऐसा ही ये गाय मेरी गायों को चराती है, मेरी जो गाय है, मेरी जो गौशाला है, उस गौशाला की गायों को, संपूर्ण गायों को चराती है और चराने के बाद जो है शाम को उनको वापस ले आती है, इसलिए मैं इस घोड़ी को आपको नहीं दे सकती। तो ऐसा कहते हैं जिंदराव खिलजी को गुस्सा आया और जिंदराव खिलजी उस दिन तो वापस आ गया। लेकिन कुछ समय बाद एक वाक्य बहुत खतरनाक हुआ और उसकी वजह से बाबूजी और जो है जिंदराव खिलजी के बीच जंग छिड़ गई। अभी मैं इसमें आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन ये है, बाबूजी का उपनाम क्या है? जैसे ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, पशु प्लेग देवता, राल फाड़ का देवता, लक्ष्मण का अवतार। लेकिन दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जिसने भी डीपी एजुकेशन टेलीग्राम को जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब फॉलो कर ले। क्यों कर ले? उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। उसका कारण ये कि मैं रोज की रोज ऊपर कुछ क्वेश्चन डालता हूँ, रोज की रोज पोल वाले क्वेश्चन डालता हूँ, उन पर हर समय में क्वेश्चन डालता रहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये चैनल भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो है जायल नागौर के जिंदराव खिलजी से इनकी दुश्मनी कैसे होती है? उसका कारण है, बहुत खतरनाक कारण था उसका। धीरे धीरे बाबूजी राठौड़, जब मैंने आपको बाबूजी राठौड़ की जो कहानी बताई थी, मैंने कहा था बाबूजी राठौड़ की पत्नी अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की पुत्री फूलमदे थी। कौन थी? फूलमदे थी। इस फूलमदे के साथ बाबूजी राठौड़ का क्या हो जाता है? विवाह होता है। और इस विवाह के उपलक्ष्य में ही जिंदराव खिलजी और जो है बाबूजी राठौड़ के बीच एक खतरनाक क्या होती है? लड़ाई होती है। और उस लड़ाई का मेन वाकया देखो, जिंदराव खिलजी और बाबूजी राठौड़ के बीच एक बहुत खतरनाक मुठभेड़ हुई। कारण बता देता हूँ क्या मुठभेड़ थी। मुठभेड़ ये थी कि बाबूजी राठौड़ की जब शादी हुई थी तो धनदर जी राठौड़ ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार बाबूजी राठौड़ से कहा कि तेरा विवाह तो फिक्स हो गया। और इसका विवाह कहाँ हुआ था? इसका विवाह हुआ था जो है फूलमदे के साथ।
अब फूलमदे कौन थी तो मैंने आपको बता दिया। फूलमदे जो है सूरजमल सोडा की पुत्री अमरपुर पाकिस्तान की रहने वाली थी। लेकिन इसकी कहानी क्या थी, जब बाबूजी राठौड़ से कहा कि बाबूजी राठौड़ ऐसा है, तेरी माँ ने मेरे से एक वचन मांगा था, वो वचन ये था कि जब भी तेरी शादी हुई तो तुम उस घोड़ी पर बैठ करके तोरण मारो। तो बाबूजी ने कहा कि भाई ऐसा है, मेरे को बताइए घोड़ी कौन सी है बाबूजी। तो बापूजी ने उसको घोड़ी बताई, दादाजी राठौड़ ने उसको घोड़ी के बारे में कहा वो घोड़ी कौन सी थी। तो वो घोड़ी थी दोस्तों बिगने गांव बाड़मेर की माँ देवल चांडी की घोड़ी केसर काली थी। ऐसा कहते हैं बाबूजी घोड़ी को ले गए, लेकिन एक बार देवल चांडी ने मना किया, कहा कि भाई ऐसा है, ये घोड़ी आती है मेरी गायों के साथ रोज जाती है और मेरी गायों को चरा करके वापस ले आती है। लेकिन बाबूजी राठौड़ ने कहा कि भाई ऐसा है, अगर आपकी गायों पर संकट आएगा तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ। इधर माँ देवल चांडी ने कहा भाई ऐसा है, तुम तो खड़े हो लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा। तो इसने कहा कि हाँ माँ ये बात सही है, मेरे को आप बताइए कि मेरे को पता कैसे चलेगा। तो माँ देवल चांडी ने कहा कि जब भी मेरी घोड़ी हिलने लग जाए या फिर रस्सी तोड़ने लग जाए, समझना मेरी गायों पर संकट। ऐसा कहते वहां से माँ देवल चांडी ने केसर काली घोड़ी बाबूजी राठौड़ को दे दी। बाबूजी राठौड़ अपने गाँव आए, गाँव से पाकिस्तान अमरकोट पाकिस्तान सूरजमल सोडा की पुत्री फूलमदे से विवाह करने के लिए निकल लिए। लेकिन इसी बीच इस बात की भनक किसको लगी, इस बात की जानकारी हुई जिंद्राल खिलची को, और जिंद्राल खिलची को इस बात की जानकारी हुई कि ऐसा है, माँ देवल चांडी ने मेरे को गाय नहीं दी, सॉरी घोड़ी नहीं दी, और किसको दे दी, बाबूजी राठौड़ को। तो इनके बीच क्या हो गया, मन मुटाव हो गया। बाबूजी राठौड़ का इधर जो विवाह हुआ था उधर जिंद्राल खिलची ने इस मौके का फायदा उठाया और माँ देवल चांडी की गायों को कैद करके ले आया जायल नागौर, ले आया जायल नागौर। इससे पहले छोटी सी कहानी ज्यादा बड़ी नहीं है, जायल नागौर ले आया। बाबूजी ने मिर्जा खासी भी युद्ध किया था, किसके लिए, गो हत्या के लिए, और गो हत्या रोकवाई थी। ये कहानी आगे चले तो इस बात की जानकारी जब जिंद्राल खिलची जो गाय लेके आया था, इस बात की जानकारी किसको, बाबूजी राठौड़ को ही। क्यों हुई, क्योंकि बाबूजी राठौड़ फेरे ले रहे थे कि बीच में ही घोड़ी हिनाने लग गई, और जब घोड़ी हिनाई तो बाबूजी राठौड़ ने सोचा गायों पर संकट आ गया। ऐसा कहते हैं बीच में ही बाबूजी राठौड़ ने गठजोड़ा तोड़ दिया और तोड़ करके चल दिए खां बिगने गाँव बाड़मेर। वहां जाकर के देखा तो बाबूजी राठौड़ को पूरी कहानी माँ देवल चांडी ने बताई, और माँ देवल चांडी ने कहा कि गायों को जिंद्राल खिलची ले गया। ऐसा कहते हैं बाबूजी राठौड़ जिंद्राल खिलची के गांव जायल नागौर चला गया था। जो किसका था, जो बहनोई था किसका, बाबूजी राठौड़। जिंद्राल खिलची के पास जायल नागौर गया और जायल नागौर जाकर के जो जिंद्राल खिलची से युद्ध किया, लेकिन जिंद्राल खिलची से युद्ध करते हुए बाबूजी राठौड़ की गति को प्राप्त हो गए, जिनका देहांत दोस्तों होता है बेहचू गांव, 1297 में कहाँ होता है, बेहचू गांव में। और जो है यहाँ पर इनका देहांत हो गया, और इसके साथ बाबूजी राठौड़ की पत्नी, जो अभी तक पूर्णतः पत्नी नहीं बनी क्योंकि पूरे फेरे नहीं हुए थे, ऐसा कह रहे मात्र 3.5 फेरे हुए थे, बीच में ही गठजोड़ा काटना पड़ा, और गठजोड़ा काट करके जो ये बाबूजी राठौड़ तो युद्ध करने आ गए, किससे, जिंद्राल खिलची से, किसे, जिंद्राल खिलची से। लेकिन इधर फूलमदे सुरपर्दे ने बाबूजी राठौड़ के वस्त्रों के साथ जो है जीवित सती हो गई। ऐसा कहते हैं बाबूजी राठौड़ के वस्त्रों के साथ फूलमदे क्या हुई थी, सती हुई थी। इसकी कहानी आगे बढ़ते अपन तो उस समय बात करते हैं बाबूजी राठौड़ का पूरा संपूर्ण एक तरह से विनाश हो चुका था, लेकिन बचा था इनका एक भतीजा, उस भतीजे का नाम था रूपनाथ। ऐसा कहते हैं कि रूपनाथ जो है जीवित बच गया, लेकिन वो बालवन में था, अभी तक कुछ कर नहीं पाया। रूपनाथ जी जो है नक्कद थे, इसलिए एक दिन कुएं के ढाले पर बैठे थे तो इसने किसी को ऐसे ही छेड़ दिया। इस बात की जानकारी तब उस औरत ने इसको दी कि ऐसा है, यहाँ बैठा हुआ है, इससे अच्छा है अपने परिवार का बदला ले, परिवार का बदला ले। इधर बाबूजी राठौड़ के मरते ही चारों तरफ सन्नाटा हो गया, पेड़ पौधे सूखने लग गए, और जो है इस बात की जानकारी जब किसको हुई, जिंद्राल खिलची की पत्नी यानी बाबूजी की बहन, क्या नाम इसका, बाबूजी की बहन को हुई। और जब बाबूजी की राठौड़ की बहन जो है प्रेमदे, क्या नाम था, पेमल, इस पेमल को इस बात की जानकारी हुई तो बाबूजी राठौड़ की बहन जो पेमल थी उसने कसम खाई कि मैं जब तक साथ नहीं करूंगी जब तक कि मेरे पति का खून मेरे इस विरोध में नहीं आ जाए। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। एक दिन ऐसा हुआ कि इस बात की जानकारी जो संपूर्ण वाक्य हुआ था, जिसमें परिवार सहित, किसके परिवार सहित, क्या नाम है, रूपनाथ जी के परिवार सहित, रूपनाथ जी के परिवार सहित जो पूरा परिवार, रूपनाथ जी का जो परिवार था पूरा परिवार नष्ट हो गया। इस बात की जानकारी रूपनाथ जी को, जब रूपनाथ जी को इस बात की जानकारी तो रूपनाथ जी ने भी कसम खाई कि जब तक मैं मेरे परिवार का बदला
नहीं ले लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक दिन रूपनाथ जी चल दिए कहाँ से, यहाँ से, और कहाँ निकल लिए, जिंदा खींची, और जिंदा खींची के कहाँ पर, जायल नागौर, कहाँ पर, जायल नागौर। शाम हो गई थी, शाम को जो है जायल नागौर पहुंच गए रूपनाथ जी, लेकिन रूपनाथ जी गोरे चिट्टे थे और रूपनाथ जी बैठ गए कहाँ पर, कुएं के ढाने पर। कहाँ बैठ गए, कुएं के ढाने पर। इधर से एक स्त्री गुजरी, स्त्री ने पूछा बेटा रात हो गई, आप रात को यहाँ क्यों बैठे हो? तो जिंदा रूपनाथ जी बिना सोचे समझे डायरेक्ट बोल दिया कि मैं जिंदा खींची को मारने आया हूँ, क्योंकि उसने मेरे पूरे परिवार को नष्ट किया। याद रखना वो स्त्री कोई और नहीं थी, वो स्त्री थी रूपनाथ जी की बुआ पेमल। कौन थी? रूपनाथ जी की बुआ पेमल। पेमल ने कहा कि ये प्रण तो मैंने भी ले रखा है, ये प्रण तो मैंने भी ले रखा है, चलो अपने साथ साथ चलते हैं। ऐसा कहते हैं रूपनाथ जी को ले गई कहाँ पर, अपने घर पर, और रूपनाथ जी को सारी कहानी समझाई कि ऐसा है, तेरे जो पति ये बाहर गए हुए और बाहर से जैसे ही आएंगे मैं तेरे को संदेश कर दूंगा। संदेश करने के बाद ऐसा कहते हैं रूपनाथ जी ने इसको मार दिया, रूपनाथ जी ने जिंदा खींची को मार दिया। सारी कहानी खत्म होती है, लेकिन इसकी कहानी आगे सुनिए। ये वही पाबूजी राठौड़ है, ये वही पाबूजी राठौड़ है, इसकी पाबूजी राठौड़ है जिसके बहुत सारे, जैसे रेवाड़ी नायक जाति, ये सभी इसको पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? रेवाड़ी जाति इसको पूछती है ऊंटों के रूप में, क्यों पूछते हैं? उसका कारण देखिए, रेवाड़ी जो है इसको कुछ सहयोग दिखे इसी जाति से, नायक और रेवाड़ी जाति से सहयोग, जैसे चंदा नायक, डेमा नायक और हरमल रेवाड़ी। चंदा नायक, डेरा नायक और हरमल रेवाड़ी इसके सहयोगी थे। इधर कहानी और पढ़ते हैं तो पाबूजी के पवाड़े एक यंत्र है, भाट वाद्य यंत्र। इस भाट वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के पवाड़े रेवाड़ी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। इसके रेवाड़ी जाति एक इनकी फड़ है, उसको अपन बोलते हैं पाबूजी की फड़। और इस पाबूजी की फड़ का वाचन जो है, इनकी फड़ का वाचन ऊंट के स्वस्थ होने पर इसके द्वारा नायक जाति के द्वारा, जो नायक जाति के जो भक्त होते हैं वो रावण का वाद्य से क्या करते हैं, उनकी फड़ का वाचन करते हैं। क्या करते हैं? फड़ का वाचन करते हैं। आगे चलते हैं तो जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी फड़ किसकी है? तो सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी फड़ है पाबूजी राठौड़ की। किसकी? पाबूजी राठौड़ की। पाबूजी राठौड़ की सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट चीज लिखिए, वेरी मोस्ट प्रमुख ग्रंथ, इसके प्रमुख ग्रंथ भी है। और ये प्रमुख ग्रंथ कौन से? पाबूजी का दोहा जो किसके द्वारा? कवि लगराज के द्वारा लिखा गया। पाबूजी का छंद जो किसके द्वारा? बीटू सूजा के द्वारा लिखा गया। किसके? बीटू सूजा के। पाबू प्रकाश जो किसके द्वारा? आसिया मोर्जी के द्वारा। पाबू शोरता किसके द्वारा? रामनाथ कविया के द्वारा। किसके द्वारा? रामनाथ कविया के द्वारा। ठीक है। और आगे एक व्यक्ति है, एक स्त्री है, उसका नाम है लक्ष्मी कुमारी चुड़ैल। इस लक्ष्मी कुमारी चुड़ैल ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पाबूजीरी बात। क्या नाम था? पाबूजीरी बात। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो संपूर्ण जो पाबूजी राठौड़ का जो इतिहास था वो पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, ये वही पाबूजी राठौड़ है जिसे नारी सम्मान, गौ रक्षा और जो है ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में? ऊंटों के। आगे चलते हैं तो इनके भक्तों द्वारा एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है थाली नृत्य। क्या किया जाता है? थाली नृत्य इनके भक्तों के द्वारा किया जाता है। मेरे को एक कमेंट बॉक्स में बताना, रूपनाथ जी ने अपना समाधि स्थल किसको बनाया, या जहाँ पर ये रुके थे, जहाँ पर इन्होंने संन्यास दिया था, उस स्थान का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। और मेरे को बताना है कि इनका संन्यास आश्रम कहाँ पर स्थित है। किसका? रूपनाथ जी का। राजस्थान में रूपनाथ जी का संन्यास आश्रम कहाँ पर स्थित है? इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी चैनल डीपी आचार्य एजुकेशन पर। लेकिन जिसने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो इसे सब्सक्राइब करें और डीपी आचार्य एजुकेशन टेलीग्राम को जो है फॉलो करें, ताकि उस पर मैं रोज जो क्वेश्चन डालता हूँ उस क्वेश्चन से आपको राजस्थान के प्रत्येक RSSC बोर्ड या RPSC बोर्ड कोई सी भी बोर्ड हो, संपूर्ण बोर्ड के जो आपको संपूर्ण राजस्थान की जितनी प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी का आपको एनालिसिस मिल सके। नमस्कार।